तो वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 का हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस का सिविल लॉ सेकंड का क्वेश्चन पेपर। टेस्ट बुकलेट सीरीज है ए, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ Delhi it was held that a female co-partner can be a कर्ता of a Hindu undivided family? सो ऑप्शन इज गांगुली वर्सेस एच के चिनप्पा, नहीं। सेकंड, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता। थर्ड, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम। टी, रघुनाथ राय बरेजा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता। सो फर्स्ट का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, ए हिंदू मेल एक्साइज इन द स्टेट लिविंग बिहाइंड हिज मदर्स फादर यानी कि नाना, मदर्स मदर यानी कि नानी, मदर्स ब्रदर यानी कि मामा, मदर्स सिस्टर यानी कि मौसी। हु ऑफ द फॉलोइंग सक्सीड एक्स? तो प्रॉपर्टी कौन सक्सीड करेगा, नाना और नानी यानी कि मदर्स मदर एंड मदर्स फादर। इसमें मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, bars to matrimonial relief are given in which provision of Hindu Marriage Act 1955? तो सेक्शन 24 डील करता है मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट से, सेक्शन 25 डील करता है परमानेंट मेंटेनेंस से, और 26 डील करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन यानी कि ऑप्शन ए 23 सेक्शन इज करेक्ट। 3 का है। नेक्स्ट वन इज, interim relief of litigation expenses and maintenance can be ordered to be paid to a Hindu wife under which of the following legislation? तो हिंदू वाइफ को आप मेंटेनेंस इंटरिम रिलीफ ग्रांट करवा रहे हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 24 में यानी कि फोर्थ का ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वॉज फाइनली सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन इस केस में सेटल किया गया था सुदर्शन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, इन विच recent judgment the Supreme Court held that in case under section 13b(2) of Hindu Marriage Act cooling off period may be waived off not only by the Supreme Court under article 142 of Constitution but by any court if conditions specified are satisfied? तो 6 का ओम प्रकाश वर्सेस नलिनी, बी ऑप्शन प्रियंका सिंह वर्सेस जयंत सिंह, सी ऑप्शन कैलाश वर्सेस ननकू, डी ऑप्शन अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। सो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में ये हेल्ड किया गया था। कोई भी कोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन when will the limited estate of the widow not enlarge into an absolute right under section 14(1) of Hindu Succession Act 1956? A widow was allowed to reside in any property during her lifetime before the act came into force. A widow alienates the property but the alienation is held to be invalid and the property is reconveyed to her before the act came into force. Next one is, a widow in possession of land belonging to the deceased husband was illegally dispossessed by the husband collaterals prior to the act came into force. D option is, a widow was in possession of her husband's property as an hire prior to the act come into force. तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस केस में उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी के ऊपर। हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 से हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप फादर और स्टेप मदर कैन नॉट बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, ये है सेक्शन 6 में दिया हुआ है यानी कि फोर्थ ए का हो गया फोर्थ। सेकंड वन इज गार्जियनशिप, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, यह है सेक्शन नंबर 12 में यानी कि ऑप्शन बी का फर्स्ट। सी, welfare of the minor to be of paramount consideration, section 13 second यानी कि फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, a Hindu male has C as his legally wedded wife marries B a Hindu, B conceives a child by A during the continuance of the marriage.
Later, the marriage between the A and B is declared by the court to be null and void later. B gives birth to a son as A has no other living son. A adopts a son D. Why the adoption of D is not valid. So null और void या voidable मैरिज से भी अगर कोई चाइल्ड है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर किया जाता है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग. और जब ऑलरेडी एक लेजिटिमेट चाइल्ड हो तो आप दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा. चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं. एस इज लेजिटिमेट सन ऑफ ए अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज ट्रू. बी ऑप्शन. एस इज लेजिटिमेट सन ऑफ ए अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. इट इज ऑल्सो ट्रू. Because of the combined effect of Section 16 of Hindu Marriage Act and Section 11 of Hindu Adoption and Maintenance Act, C option is correct. दोनों के combined effect से ये adoption void है. Next one is Dastane versus Dastane is a case related to adoption, B divorce, C marriage, D maintenance. तो इस केस में क्रुएल्टी को डाइवोर्स का ग्राउंड बताया गया था, यानी कि डाइवोर्स से रिलेटेड है. 10 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. The next one is question number 11. Which of the following statement is false with respect to the minor entering into a contract? Agreement with or by minor is ab initio void. It is true. B option. A minor can be beneficiary of a contract. It is also true. C. The contract involving the minor as a beneficiary may be enforced at the option of the third party. C is false. D में a minor cannot ratify a contract on attaining majority. It is also true. So 11 का C option is correct. 12th. A sees an article marked price ₹200 only in the shop. He offers B ₹200 for the article. B refused to sell, saying that the article is not for sale. Which of the following statement is correct? A cannot enforce B to sell the article at ₹200. B. A can force B to sell the article at ₹200. C. A can claim damages. D. A can sue B in the court. So उसने ऑफर दिया बट उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. सो ए को फोर्स नहीं किया जा सकता. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Where two parties have made a contract, which one of them has broken? The damage which the other party ought to receive in respect of such breach should be such as they may fairly and reasonably be considered either arising naturally or reasonably be supposed to have been in contemplation of both the parties at the time of entering into contract. This statement was laid down in the case of ये statement Hadley versus Baxendale, remoteness of damages के केस में. So B option is correct. Next one is number 14. The case of Balfour versus Balfour deals with. So ये था intentionally create करने की legal relationship. So B option is correct. 14 के बाद 15. A contract cannot be frustrated. चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेज. ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेट हो सकता है. बी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी फ्रस्ट्रेट हो सकता है. सी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो सकता है. डी नेग्लिजेंस ऑफ इधर पार्टी से फ्रस्ट्रेट नहीं होगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सो बेलमेंट ऑफ गुड है, गारंटी है, इंडेमनिटी है, सेल ऑफ गुड नहीं है, अलग एक्ट बन चुका है. 16 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. 17. A contract without consideration is nudum pactum unless A. It is in writing and made out of natural love and affection. It is true. B. Present voluntary services. No. C. Debt. D. None of the above. So A option is correct. 17 का. 18. The Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. जिस दिन इंडियन एविडेंस एक्ट आया था. तो 18 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद. तो सेक्शन 41 डील करता है अगर थर्ड पार्टी से आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हो. तो 19 का ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज where both the parties to an agreement are under a mistake of fact as to the matter of fact essential to the agreement. The agreement void होगा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 20 का भी. 21. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे डील करता है? जब ट्रांसफर हो रहा हो पार्टीज के एक्ट से. 21 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. 22. इलेक्शन की डॉक्ट्रिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किस सेक्शन में? 22 का डी ऑप्शन इज करेक्ट. सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट वन इज 23.
फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ये सेक्शन 43 में है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। 23 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 24, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ परपेचुइटी? तो इसका लाइफ स्टेट्स ऑफ वन और मोर पर्सन्स और 16 ईयर्स, लाइफ स्टेट ऑफ वन और मोर पर्सन्स और 18 ईयर्स, तो 24 का भी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 25, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ मॉर्गेज इज नॉट डिफाइंड? तो 58 में कंडीशनल सेल है, यूज ऑफ फ्रैक्चुअली है, इंग्लिश है, इंडियन मॉर्गेज की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डिफाइंस लाइसेंस? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज 27, within the meaning of section 48 of Transfer of Property Act, the transferor cannot prejudice the right of the transferee by any subsequent dealing with the property. This self-evident rule is expressed in 27 का quid prior as tempore, prior as jure, quid pro quo bona fide transfer, A option is correct. Equitable maximum. Next one is 28. The basic ingredient of doctrine of lis pendens are: सूट कॉल्यूसिव होना चाहिए, नहीं, प्रॉपर्टी शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद, नहीं, द लिटिगेशन शुड बी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, यस, इट इज एसेंशियल, द सूट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक कम्युनल प्रॉपर्टी, इट इज रॉन्ग, सो दी ऑप्शन इज करेक्ट। 29, a donee who has taken all the properties of the donor and is liable to discharge all the liabilities of the donor is known as, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन इज 30, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मैच द फॉलोइंग करने हैं, तो स्पेक्ट सक्सेशन से डील करता है आपका 6A, राइट टू री एंट्री से डील करता है 6B, डोमिनेंट हेरिटेज से 6C और राइट टू सू से 6E, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का 3, यानी कि 30 का आपका ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको मैच पार्ट्स करने हैं लिमिटेशन एक्ट से। सूट इन फॉर्म ऑफ अपोरिस सेक्शन 13, सेकंड वन इज इंजंक्शन से अगर सूट को स्टे किया सेक्शन 15, डिफेक्ट था जुरिसडिक्शन में सेक्शन 14, अफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन लिमिटेशन सेक्शन 17, यानी कि ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 31 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 32, what is the limitation period in a suit by a landlord to recover possession from a tenant after the date of tenancy is determined? तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स, यानी कि 32 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन पीरियड इन अ सूट बाय अ शॉर्टी अगेंस्ट को शॉर्टी व्हेन द शॉर्टी हैज पेड एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ हिज ओन शेयर, तो इस केस में लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 34, डिले इन फाइलिंग द सूट, तो सूट फाइल करने में अगर डिले हो जाए इस लिमिटेशन एक्ट में कैन नॉट बी कॉन्डोन अंडर सेक्शन 5, बी ऑप्शन इज कैन बी कॉन्डोन अंडर सेक्शन 3, नहीं, सी में कैन बी कॉन्डोन अंडर सेक्शन 3 रीड विद ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC, इट इज ट्रू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेक्शन 5 में तो अपील और एप्लीकेशन भी होगा, लिमिटेशन एक्ट में नहीं होगा, सो 34 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 35, टाइम रिक्विजाइट अंडर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मीन्स, जो एक्चुअल टाइम लगा है, 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्चुअल टाइम टेकन। 36, अ फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज दैट ऑफ, तो सेक्शन 17 में फ्रॉड किया गया है, किसने किया है, इसमें डिफेंडेंट ने फ्रॉड किया, इसलिए प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है जब से उसको फ्रॉड का पता लगा। 36 का ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 37, अंडर सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट easement rights over a property are acquired by continuous और uninterrupted use, तो ड्यूरेशन क्या है 20 ईयर्स होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट का है तो 30 ईयर्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 20 ईयर्स। 38, द जनरल रूल इज दैट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी बट नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 27 में, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी भी एक्सटिंग्विश हो जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज
In computing the period of limitation for filing an appeal, question number 39, the day on which the judgment is pronounced shall be excluded, it is true. The day on which the judgment is pronounced shall be included, it is false. C में the day on which the judgment is pronounced and the time requisite for obtaining copy of the decree shall be excluded, it is true. The time taken for preparing the copy of the decree is included, so C option is correct. 40. Question number 40, section 19 of Limitation Act, the part payment of the debt extend the period of limitation. कब से extend करेगी? जब से part payment जिस दिन हो चुकी हो. 40 का D option is correct. From the date of part payment. Next one is 41. Under the Himachal Pradesh Rent Control Act, the fair rent of building or rented land is determined by the collector. So इसमें all of the above आना था, but ये option ही नहीं है, इसलिए इस question को कर दिया गया था delete. So this question was deleted. Next one is 42. Provision for determination of fair rent दिया हुआ है section number 4 में. कौन determine करेगा? Collector. तो 42 का ये option is correct. Next one is 43. Order of succession in event of death of a person continuing possession after the termination of his tenancy under the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act 1987 is as follows. तो 43 के अकॉर्डिंग सक्सेशन का ऑर्डर क्या होगा? पेरेंट, सन और डॉटर, सर्वाइविंग स्पाउस, डॉटर इन लॉ. ए नहीं. बी सर्वाइविंग स्पाउस, डॉटर इन लॉ नहीं. सी सर्वाइविंग स्पाउस, सन और डॉटर, पेरेंट्स, डॉटर इन लॉ. हाँ, ये होगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट. 44. When fair rent is fixed for a building, no further increase in the fair rent is permissible under Himachal Pradesh Urban Rent Control Act except in cases of. I think इसमें भी all of the above का ऑप्शन होना था, जो भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. 45. Under Section 9 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, which should not have been paid may be recovered. तो इस केस में पेमेंट के 1 साल के अंदर पेमेंट डेट के 1 साल के अंदर रिकवरी हो जानी चाहिए. तो 45 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. 46 में मैच पार्ट करने हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग. तो रेजिडेंशियल को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कौन कन्वर्ट करते हैं? कलेक्टर. बी का ऑप्शन फर्स्ट. सेकंड, कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाईज, ये ए का सेकंड. बी का फर्स्ट, ए का सेकंड. नेक्स्ट वन इज लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग रेंटेड लैंड इन गुड रिपेयर्स, सेक्शन 13. रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ टीनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड, ये है और ये है आपका सेक्शन 17. तो यानी कि इसमें हुआ आपका ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ. ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47. इसको भी कर दिया गया था डिलीट, तो हम इसको नहीं करेंगे डिलीट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 48. विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लीज फॉर वैकेंट बिल्डिंग. ये आप सबको पता है, सेक्शन नंबर 19 डील कर सकते हैं. तो 48 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49. लीव टू कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट किस सेक्शन में दी हुई है? 49 में सेक्शन नंबर 16(5) में दी हुई है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के. तो 49 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. 50. अंडर सेक्शन 15(3) of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, if the landlord commits any default in making any refund or advance rent or any other payment within a period of 90 days from the date of recovery of possession, he is liable to pay a simple interest of. कितना इंटरेस्ट होगा? 9% per annum. So option A is correct. So हिमाचल प्रदेश 2018 का सिविल और सेकंड का पेपर हुआ हमारा कंप्लीट. हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय. स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोस.